अब चलते हैं, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में आता है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया होगा आपको कि अधोलिखितेषु श्लोकेषु द्वयोः श्लोकयोः हिंदी भाषायाम अनुवादम क्रियताम। आपको ऐसे 3 पद्य दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको किन्हीं 2 का हिंदी में अनुवाद लिखना है। जैसे यहाँ देखिए आपको क, ख और ग 3 पद्य दिए गए हैं। उसमें देखिए सबसे पहला पद्य कौन सा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तो देखिए ये हमारा जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से पाठ में है। सबसे पहले तो ये ध्यान में हमें लाना है, प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सुभाषितानि जो कि प्रथम पाठ है उससे लिया गया है। सुभाषितानि से अभिप्राय सुंदर वचनों से होता है। तो ये तो हो गया इस पाठ का प्रसंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद हमने करना है। इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है अपनी पूर्व की कक्षाओं में कि अन्वय करना होता है। अन्वय करेंगे, साहित्य संगीत कला विहीनः नरः पुच्छ विषाणहीनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः भवति स तृणं न खादन्नपि जीवमानः भवति तत् पशूनां परमं भागधेयम्। अब इसका अर्थ क्या होगा कि साहित्य संगीत और कलाओं से विहीन कौन, मनुष्य, पुच्छ पूंछ और सींग से रहित पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींगों के बिना हीन, साक्षात पशु ही होता है। साक्षात पशु भवति, पशु होता है। वह घास ना खाता हुआ, तृणम ना खादन्नपि, नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है। उसका ये घास ना खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। मतलब वो इस प्रकार का पशु है कि बिना घास के भी जीवित रहता है। तो ऐसे अनुवाद लिखेंगे। यदि मान लीजिए आप करते हैं ख, तो तनुः कूपो महालंबस्थले तस्यास्ति पानीयम दृश्यन्त्या में घटम रज्ज्वा करे प्यास्ते महास्फोटः। ये कौन से पाठ से लिया गया है? सबसे पहले ये देखिए, ये है जलवाहिनी पाठ से का पद्य। तो आइए करते हैं इसका अनुवाद भी प्रारंभ। तो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के जलवाहिनी पाठ से लिया गया है। अब करते हैं व्याख्या प्रारंभ। तनु कूपो महालंबस्थले, कूपः तनु तस्य महालंबस्थले पानीयम अस्ति। पानीयम अस्ति, अस्ति क्या है? क्रियापद है। क्रियापद कहाँ आता है? वाक्य के अंत में आता है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? कुआं छोटा है, इसके गहरे तल में पानी है। कूपः तनुः, कूपः तनुः, तनु मतलब छोटा है। और पानीयम कहाँ है? पानी कहाँ है? महालंबस्थले, इसके तल में पानी है, गहरे तल में। महालंब स्थले, उसके गहरे तल में पानीयम अस्ति, पानी है। उसके बाद देखिए, कृष्यन्त्या में घटम रज्ज्वा, रस्सी से घड़े को खींचने से, कृष्यन्त्या खींचने से, में मेरे, कैसे? रज्ज्वा, रस्सी से घड़े को खींचने से, में हंसते, मेरे हाथ में फफोला पड़ गया है। में करे, मेरे हाथ में, महास्फोटः आसते, महास्फोटः मतलब क्या कहेंगे इसको? फफोला या शाला पड़ गया है। तो ये दूसरा हो गया हमारा श्लोक। उसके बाद लीजिए तीसरा जो है श्लोक, इसको करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन घटो न मेघः। अच्छा, अब सबसे पहला क्या काम है कि ये पाठ कौन सा है जहां से ये पद्य लिया गया है? तो ये सबसे अंतिम हमारा पाठ है
और सबसे अंतिम पाठ कौन सा है हमारा, जल्दी से बताइए, प्रहेलिका पाठ है। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के प्रहेलिका पाठ से लिया गया है और इसका अनुवाद अब करेंगे प्रारंभ। तो देखिए कहाँ है ये श्लोक, ये उस पाठ का जो है वो चतुर्थ श्लोक है, आप पुस्तकों में भी देख सकते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, तो सीधा ही इसका अनुवाद करते हैं, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, न च पक्षीराजः, परंतु पक्षीराज नहीं है, गरुड़ नहीं है। पक्षीराज किसे कहते हैं, गरुड़ को। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है, न च शूलपाणी, परंतु भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, और शाल के वस्त्रों वाला है, शाल के वस्त्र धारण करने वाला है, परंतु कोई सिद्ध योगी नहीं है। जल धारण किए रहता है, जलम च बिभ्रन, जल धारण किए रहता है। घटो न मेघः, परंतु घड़ा नहीं है, बादल नहीं है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो गया। अब चलते हैं जो इसका जो तीसरा प्रश्न परीक्षा में आने वाला है वो कैसे आपको आएगा। मेरे छात्रों, जो परीक्षा में आपको तीसरा प्रश्न आने वाला है उसमें आपको क्या करना होगा, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं, यहाँ देखिए, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चतुर्थ और 5 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, परंतु कहाँ हैं इसके उत्तर, ये इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। इसीलिए इस अनुच्छेद को आपको परीक्षा में ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान् अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सह दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दूरभाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो इसको जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद देखिए पहला प्रश्न क्या है कि व्याधस्य नाम किम आसीत्। तो यहाँ क्या लिखा है, कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। तो क्या लिखेंगे, व्याधस्य नाम चंचलः, यहाँ लिख देंगे नीचे चंचलः आसीत्। तो ये तो प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। तो यहाँ देखिए, अब इसको पढ़ते हैं, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान् अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। यहाँ देखिए आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा, तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दूरभाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो चंचलः व्याघ्रम कुत्र, बने, वन में उसने देखा। कुत्र का क्या मतलब होता है, कहाँ पर देखा, तो कुत्र की जगह पर एक ही शब्द आएगा, इसमें केवल बने दृष्टवान। ठीक है, ये भी प्रश्न का उत्तर हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं, बने विस्तारिते जाले कह बद्धः आसीत्। वन में विस्तारित जाल में कह बद्धः आसीत्, कौन बंधा था उसमें, व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो क्या लिखेंगे, कह की जगह पर लिखेंगे व्याघ्रः, यहाँ व्याघ्रः आ जाएगा और प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। उसके बाद देखिए चतुर्थ प्रश्न है, कश्चिद शब्द का अर्थ लिखें। कश्चिद का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। तो कश्चिद होता है कोई, और इसका कश्चिद का जो प्रयोग है वो पुल्लिंग में किया जाता है, यदि स्त्रीलिंग होगा तो काचित होगा। और आगे देखिए, एकदा सह बने जालम विस्तीर्य कुत्र आगतवान, एक बार वह वन में जाल को बिछाकर कुत्र, कहाँ पर, आगतवान आया। तो कहाँ पर देखिए, गृहम आगतवान। क्या उत्तर आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गृहम आगतवान, गृहम आगतवान, इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। तो ये अभ्यास जो है, ये जो हमें परीक्षा में तीसरा जो प्रकार आएगा उसको हमें ऐसे लिख